हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी मेंस और जेपीएससी सीडीओ प्रीलिम्स के तहत हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संगतियां, उनके साहित्य और धर्मों को लेकर के चर्चा किया। और उससे पूर्व जो है मॉडर्न के कई गवर्नर जनरल को लेकर के, मॉडर्न में गवर्नर जनरल को लेकर के चर्चा किया है। और आज का हमारा विषय है महाजन पद और गणराज्यों का इतिहास। ये महाजन पद और गणराज्यों का जो विकास हुआ था वो 6वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। तो आज हम लोग इन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे कि 6वीं शताब्दी में महाजन पद और कौन कौन से गणराज्य थे और इनका विकास जो है किस क्रम में हुआ। ये क्लासेस ना केवल जेपीएससी मेंस के लिए बल्कि जेपीएससी सीडीपीओ एवं झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए, साथ में यूपीएससी स्टूडेंट के छात्र, बीपीएससी करने वाले छात्रों के लिए भी क्या है, काफ़ी लाभकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने से पूर्व याद रखिएगा हमारे चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जुड़ना ना भूलिए। यहाँ आपको झारखंड के लिए जो है बराबर क्लासेस दी जाती है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा यथासंभव कि आप सभी के लिए मैं तत्पर रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और महाजन पद और गणराज्यों के विकास को लेकर के जो है चर्चा करते हैं। हेडिंग ये हमारा थंबनेल है, महाजन पद और गणराज्य। महाजन पदों का उदय कैसे हुआ? महाजन पदों का जो उदय हुआ था वो 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के आसपास के क्षेत्रों में लोहों के अत्यधिक प्रयोग के कारण हुआ। अर्थात लोहों के अत्यधिक प्रयोग के कारण समाज में कृषि का जो उत्पादन है, कृषि ही हमारी पेशा थी उस समय वैदिक काल के दौरान, तो कृषि कार्य में वृद्धि हुआ। आर्थिक जिसके कारण जो है आर्थिक परिवर्तन आया। इसके साथ साथ जो है व्यापार में वृद्धि हुई और इस व्यापार में वृद्धि होने के कारण व्यापारिक सुरक्षा के लिए या जो आर्थिक उत्पादन बढ़ रहा उसकी सुरक्षा के लिए जो है जनपद से महाजन पदों का उदय हुआ। जनपद में जहाँ किंग पॉलिसी, किंग राजा की अवधारणा नहीं थी, वहीं महाजन पद आते आते इनमें जो है राजा की अवधारणा में वृद्धि हुई। अर्थात राजा का कार्य था कि अपने महाजन पद के अंतर्गत जितने भी वर्ग थे, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उन सभी के संपत्तियों की रक्षा करना, साथ में संपूर्ण महाजन पदों के लोगों की रक्षा करना। तो इस प्रकार किंग, कॉन्सेप्ट ऑफ किंग जो आता है वो महाजन पद के उदय के साथ ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें हम सभी कि महाजन पदों के उदय में मुख्य रूप से जो है धातु के, लोह धातु के प्रयोग ही क्या है, सबसे प्रमुख माना जाता है। अगर हम लोग लोह धातु के प्रयोग को लेकर के चर्चा करें तो सबसे पहले लोह धातु के प्रयोग जो है एशिया माइनर के हित्ती जातियों के द्वारा किया गया था। ये हित्ती जातियाँ वही हैं, अगर आपको 1400 ईस्वी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख याद होगा जहाँ इंद्रनाशित्व के हमें नाम प्राप्त होते, अर्थात वैदिक देवताओं के हमें नाम प्राप्त होते, वे वहीं बोगाज कोई के जो अभिलेख है वो इन्हीं हित्ती जातियों के द्वारा किया गया। और ये 1800 से 1200 साल पहले ही लोहे का प्रयोग कर चुके थे। लेकिन भारतवर्ष में जो है लोहे का प्रयोग 1200 से पीछे, अर्थात लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिला है। और सर्वप्रथम लेटर वैदिक पीरियड अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो वेद हैं उनमें हमें लोह धातु के प्रयोग के संकेत प्राप्त हुए। अथर्व वेद की अगर हम बात करें, याद रखिएगा अथर्व वेद की अगर बात किया जाए तो अथर्व वेद में 2 धातु के नाम हमें प्राप्त होते हैं। एक था लोह अयस कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है श्याम अयस। यहाँ लोह अयस का जो है विद्वानों के द्वारा इसका अर्थ तांबे को कहा गया है और जो श्याम अयस कहा जा रहा है इसे ही लोहा माना गया है। और बाद में ऐसा माना जाता है अयस शब्द जो है वो धातु से जुड़ गया। तो इस प्रकार हमारी जो प्राचीन उत्तर वैदिक काल है जो कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में थी, उसी समय से जो है धातु का प्रयोग हमारे संस्कृतियों में आ चुका था, प्रारंभ हो चुका था। मेरा कहने का साफ अर्थ यह है कि 600 ईस्वी पूर्व महाजन पदों के उदय से पूर्व ही जब जनपद थे तब लोहों का प्रयोग जो है सीमित परिमाण में हो रहा था और इस लोहों के प्रयोग ने कृषि में परिवर्तन किया, सरप्लस उत्पादन को प्रभावित किया, जिसके कारण व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ और फिर धीरे धीरे जनपद जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से महाजन पदों में क्या हो गए, बदल गए।
चलिए, अगर लोह संस्कृति की बात करें तो चित्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्य लोह युगीन संस्कृतियों के हमें यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस जो लोह युगीन संस्कृतियाँ हैं, इनके सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी ना, यहाँ प्रिंटेड ग्रे जो वायर है अर्थात प्रिंट चित्रित धूसर मृदुभांड का प्रयोग किया जाता था। और इनका समय काल कब माना जाता है तो 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस प्रकार लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल से ही धीरे धीरे लोह का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे चित्र, अतरंजी खेर, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, अब इन्हीं क्षेत्रों में जब लोह का अत्यधिक प्रयोग हुआ, अत्यधिक उत्पादन हुआ, तो जनपद जो है किस में बदल गए, महाजनपद में बदल गए। तो ये था महाजनपदों के विकास होने की जो है तात्कालिक घटना। चलिए, अब कितने महाजनपद थे तो महाजनपद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी जो है हमें 16 महाजन, हालांकि नाम अलग अलग है दोनों में, लेकिन 16 जो है वो क्या है, कन्फर्म है। इन 16 महाजनपदों को हम जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जहाँ राजतंत्र था, कॉन्सेप्ट ऑफ किंग, इनमें कुल 14 महाजनपद हैं जो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थे। और दूसरा था गणतंत्र, जो कि संघ या समुदायों के द्वारा संचालित होता था। इनमें केवल 2 ही गणराज्य आते थे, लिच्छवी के गणराज्य और मल्ल के जो गणराज्य थे। तो इस प्रकार इनमें 2 थे और राजतंत्र कितने था तो 14 महाजनपद था। चलिए, एक एक करके जो है शॉर्ट तरीके से हम 14 महाजनपदों के बारे में जानकारी लेंगे। काशी राजधानी कहाँ थी इसकी, वाराणसी राजधानी थी। ये महाजन का सबसे जो शक्तिशाली शासक था उस समय ब्रह्मदत्त माना जाता था, जिसने कौशल प्रदेश को जीता था। काशी और कौशल जो है, इनमें क्या होता था, बराबर संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती थी। और इनमें मगध भी शामिल था, अर्थात मगध, काशी और कौशल, ये 3 जो शक्तिशाली जनपद थे, इनमें हमेशा क्या होते थे, युद्ध जैसी स्थितियां होती थी, क्योंकि ये आसपास ही स्थित थे। चलिए, कौशल कैपिटल क्या थी इसकी, श्रावस्ती। अयोध्या तथा साकेत इसके अन्य प्रमुख नगर थे। ये महाजनपद जो है 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। याद रखिएगा, ये 2 भागों में विभाजित हो गया था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में ये क्या था, विभाजित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ज्वाइन करना ना भूले हमारे ईगल IAS द स्टडी जोन चैनल को। और यहाँ आप लोगों के लिए झारखंड से संदर्भित क्या मिलते हैं, अपडेट मिलते हैं। और हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना भी ना भूले। मगध के बारे में अगर हम चर्चा करें तो राजधानी कहाँ थी, राजगृह या गृहब्रज थी, जो बाद में जाकर के पाटलिपुत्र में बदल गया। हर्यक कुल का बिंबिसार जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। बिंबिसार क्या थे, बुद्ध के मित्र थे और बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। बिंबिसार का विवाह जो है चेलना के साथ हुआ था, और चेलना जो है वो चेटक की क्या थी, चेटक की पुत्री थी उस हिसाब से। और चेटक की जो बहन थी त्रिशला, वो महावीर की माता थी। इस प्रकार बिंबिसार का संबंध ना केवल बुद्ध से था, बल्कि बिंबिसार का संबंध हमें महावीर से भी प्राप्त होता है, अर्थात जैन धर्मों से भी प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग, ठीक मगध के नीचे क्या था, अंग थी, और अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। चंपा नदी मगध और अंग को विभाजित करती थी। चंपा को उस समय जो है मालिनी भी कहा जाता था। इसके अलावा अंग जो है उन नगरों में से माने जाते थे जो उस समय काफ़ी विकसित थे, जैसे श्रावस्ती हो गए, इसके साथ उज्जैनी हो गए। तो उस समय जितने भी 6वीं शताब्दी में जितने भी हम कह सकते हैं नगर विकसित थे या जो महाजनपद थे, उनमें अंग का भी नाम आता है। चंपा नदी अंग और मगध की सीमा थी। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अंग को क्या किया था, मगध में मिला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेदी राज, इसकी राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती थी। पूर्वी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इस महाजनपद के अंतर्गत था। चेदी राज का जो क्षेत्र है वो ठीक हम कहेंगे बुंदेलखंड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चेदी राज का था, और ये बुंदेलखंड के इसकी राजधानी कहाँ थी, सुक्तिमती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरु, राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जो महाजनपद है महाभारत कालीन है, प्राचीन है और शक्तिशाली राज्य माना जाता है। पहले यहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिला, गणतंत्र देखने को मिला। वत्स, इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, जो वर्तमान में कौशाम्बी का क्षेत्र है वहीं इसकी राजधानी थी। बुद्ध काल के दौरान यहाँ का शासक कौन था, उदयन था। उदयन की कई कथाएं जो है हमें प्राचीन संस्कृत साहित्यों से प्राप्त होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचाल ये दो भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षित्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है काम्पिल्य था। इनका कुरु महाजन के साथ संबंध था। माना जाता है कि कुरु और पांचाल दोनों ने एक संघ मिलाकर के ही जो है शासन चलाते थे। तो इस प्रकार इनका कुरु के साथ क्या था, संबंध था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरसेन या सुरसेने जिसे हम मथुरा कहते हैं, तो इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और बुद्ध काल में यहाँ का शासक कौन था, अवंती पुत्र था। तो सुरसेन काफी पुराना है। और सुरसेन जिसे सुरसेने या मथुरा भी कहा जाता है, यूनानियों के द्वारा इस क्षेत्र को मथुरा कहा जाता था। चलिए अवंती की अगर बात करें, यह भी दो भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती माहिष्मती। तो एक दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, अवंती और मगध ये दोनों ही बाद में जाकर के जो है काफ़ी शक्तिशाली क्या है महाजन पदों में बदले। इसका कारण ये था कि मगध के क्षेत्रों में जो है लोहे का भंडार होना। बिहार और झारखंड के जो सटा हुआ क्षेत्र है, आज भी आप सबको ज्ञात होगा कि कोल्हान के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ नोवा मुंडी में जो है लौह अयस्क के भंडार प्राप्त होते हैं। और ये संपूर्ण क्षेत्र जो है मगध के अंदर में था। और ये संपूर्ण क्षेत्र जो है मगध के अंदर में था। और इस कारण से याद रखिएगा मगध जो है काफ़ी विकसित हुआ। इसके साथ साथ अवंती में जो कि मालवा के क्षेत्र में स्थित था, वहाँ भी लौह अयस्क की प्राप्ति होने के कारण ये क्षेत्र क्या हुआ, काफ़ी विकसित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवंती का जो क्षेत्र है वहाँ भी अवंती एक तरफ जो है पूर्व के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मगध की स्थिति थी, और दूसरी तरफ अगर ठीक मगध से सटा हुआ जो क्षेत्र था वो अवंती का था। और इन दोनों में जो है संघर्ष की स्थिति थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि अवंती के जो महान शासक थे या जो शक्तिशाली शासक थे वो प्रद्योत था। और प्रद्योत जो है बिंबिसार का समकालीन था। और एक बार प्रद्योत को जो है बीमारी हो जाता है, पांडु रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। उस समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को वहां पर जो है चिकित्सा के लिए भेजा था। इस प्रकार प्रद्योत और बिंबिसार अर्थात अवंती और मगध में एक संबंध स्थापित हुआ। हालांकि ये चिरकालीन शत्रु थे, लेकिन प्रद्योत को सहायता करने के कारण मगध और अर्थात बिंबिसार और प्रद्योत में आपसी संबंध बने। इस प्रकार दो शक्तिशाली राज्य उस समय महाजनपद थे, मगध और अवंती। देखिए जहां भी लोहे का प्रयोग रहेगा, लोहे के खान रहेंगे, वो क्या होंगे, शक्तिशाली होंगे। मगध की स्थिति क्या थी, और भी सुदृढ़ थी, चूंकि मगध को सेना के लिए एक तो लोहे की विशाल भंडार मिल रहे थे झारखंड बिहार के क्षेत्रों से। इसके साथ साथ इनके व्यापार के लिए जो है नदियों का एक संचरण तंत्र अर्थात गंगा नदी का जो प्रवाह प्रणाली है उससे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। तीसरा, सेना के लिए जो हाथियों की व्यवस्था है वो भी इसे जो है झारखंड के जंगलों से या असम के पूर्वांचल के जंगलों से प्राप्त हो जाता था। अगर आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि हुई थी, जिसमें जब उन्हें उत्तर पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त हुआ, उसके बदले में 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को दिया गया था। तो ये जो 500 हाथी मगध से दिए गए थे, ये कहाँ से प्राप्त किए गए थे, तो ये झारखंड से दिए गए थे। ये जो है पूर्वांचल के क्षेत्रों से दिए गए थे। तो झारखंड बिहार का क्षेत्र जो है मगध की स्थिति जो मजबूत हुई, उसके पीछे उसका भौगोलिक जो है काफी सुदृढ़ था। और उसके बाद अगर कोई महाजनपद था जो शक्तिशाली माना जाता था, वो था अवंती, जो उस समय वहां के शासक कौन थे, प्रद्योत। माना जाता है कि अवंती जो है, याद रखिएगा, अवंती जो कि उज्जैनी और माहिष्मती हम जिसे कह रहे हैं, इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। और इसका पीछे कारण क्या है, क्योंकि प्रद्योत के द्वारा जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया गया था और ये बाद में जो है बौद्ध धर्म के रूप में कार्य करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म का निवास करता था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अस्मक राजधानी क्या थी, पोतन थी। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। अवंती एवं अस्मक में प्राय युद्ध होता था। अब नर्मदा नदी के ऊपर की अगर हम बात करें, नर्मदा नदी के ऊपर में क्या है, अवंती है, और नर्मदा नदी के नीचे क्या है, अस्मक है। तो दोनों के बीच में सीमा रेखा को लेकर के क्या होगा, बिल्कुल ही युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। अवंती मालवा के क्षेत्र में बैठा हुआ है और नर्मदा नदी जो इसकी सीमा बना रही है, उसके जस्ट नीचे अस्मक है।
तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, एक हमेशा युद्ध की स्थिति देखने को मिलता था। तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये नर्मदा नदी है, ये क्या अवंती और ये अस्मक है। तो इन दोनों के बीच में जो है हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। चलिए, मत्स्य जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। माना जाता है कि विराट नाम के कोई शासक के द्वारा इसे बनाया गया था। ये राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के भागों तक विस्तृत था। तो ये बुद्ध काल में इसकी उतनी भी कोई उपयोगिता या इसकी उतनी प्रसिद्धि नहीं थी। याद रखिएगा, हमारे चैनल ईगल आईएएस द स्टडी जोन को ज्वाइन करना ना भूले। यहाँ आपको क्लासेस दी जाती है, साथ में हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूले। चलिए, तो मत्स्य या विराटनगर की जो स्थिति थी वो राजस्थान, जयपुर, अलवर या भरतपुर में था और बुद्ध काल के दौरान इसकी उतनी प्रसिद्धि नहीं थी। गंधार और कंबोज, तो गंधार वही जो झेलम नदी के उस पार है उसे गंधार कहते हैं। गंधार का क्षेत्र, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा, जहाँ से चाणक्य जुड़े हुए थे। शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से जो व्यापार होते थे तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। गंधार सिल्क काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो इस प्रकार सिल्क ट्रेड का जो एक रूट गंधार से होने के कारण गंधार को इससे काफ़ी फायदा होता था। तो गंधार का जो क्षेत्र है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। और ये किन किन चीज़ों के लिए फेमस था, तो याद रखिएगा, ये एक व्यापारिक नगर तो था ही, साथ में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते थे, जो कि यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिला। यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम है पुष्करासीन या पुकुसाती भी कहा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने बिंबिसार के दरबार में जो एक दूत मंडल भेजा था और गंधार और मगध के बीच में क्या था कि एक संबंध स्थापित हुआ। तो नाम याद रखिएगा, पुष्करासीन या पुकुसाती। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कंबोज, गंधार के ठीक नीचे अगर हम बात करें, गंधार के ठीक नीचे क्या थी, तो कंबोज थी जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी जो है हाटक थी। और कहा जाता है कि ये क्षेत्र घोड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इस क्षेत्र में जो है ये क्षेत्र क्या है ना, ये क्षेत्र घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और चाणक्य के समय काल के दौरान यहाँ राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित हो गया था। तक्षशिला में जब चाणक्य थे और जब उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमी सीमा में सिकंदर से युद्ध करने के लिए जो सेना का निर्माण किया गया था उस पे उन्होंने शास्त्रोपजीवी लोगों के साथ संपर्क किया था। और चाणक्य ने कंबोज के लोगों को जो है शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा था या शास्त्रोपजीवी कहा था, अर्थात ये शस्त्र के माध्यम से ही अपनी जीविका को चलाते हैं। तो कंबोज के लोगों से संपर्क किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और अपनी सेना का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए, तो गंधार और कंबोज का महत्व ना केवल एजुकेशन की दृष्टि से बल्कि मगध के क्षेत्र में बाद में जो मौर्य वंश की स्थापना हुई उस मौर्य की वंश की स्थापना में भी हमें गंधार और कंबोज का संबंध प्राप्त होता है। याद रखिएगा, इसे चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य द्वारा शास्त्रोपजीवी या शस्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया था। तो 14 वो गणराज्यों के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया जो भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे झारखंड, बिहार, असम से लेकर के भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गंधार और कंबोज तक, इधर में जो है राजस्थान तक फैला हुआ था। चूंकि ये क्षेत्र ना केवल यहाँ एक नदियों की प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, सुदृढ़ नदियों की प्रवाह प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, सिंधु नदी तंत्र प्रणाली, और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में लोहे के खान के विकास होने के कारण जो है यहाँ जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजन पदों का उदय हुआ। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ किंग जो है उदय होकर के सामने आ गया। ठीक है, चलिए, लेकिन इस समय कुछ ऐसे भी छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर क्या थे, गणतंत्र था या वहाँ जो है राजा ना हो करके संघों के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के समुदाय के लोगों के द्वारा क्या चलाया जाता था, शासन चलाया जाता था। तो उनमें से जो है 2 ही थे, उन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो मल गण संघ थे, इनकी 2 शाखाएं थी, एक तो कुशीनारा के मल, दूसरा थे पावा के मल। इनकी स्थिति क्या थी, हिमालय के तराई में ये थे, कुशीनगर और पावा वर्तमान संदर्भ में भी है। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ थे, वहीं थे। बज्जी गणसंघ जिसे हम क्या कहते हैं, लिच्छवी गणसंघ कहते हैं। बज्जी गणसंघ में कुल 8 क्या थे, गणसंघ थे। याद रखिएगा 8 गणसंघ थे, जिनमें लिच्छवी तो थे ही, विधेय भी थे, कुंड ग्राम के ग्रातिक थे जो कि हम कहेंगे कि शाक्य कुल के ग्रातिक जिसे हम कहते हैं, जो कि बुद्ध से जुड़े हुए थे। तो इनके अलावा जो है और भी 5 जो है 5 क्या थे, गणसंघ थे। तो बज्जी गणसंघ
सबसे बड़ा गणसंघ माना जाता था उस समय। और याद रखिएगा जेपीएससी के सिलेबस में लिच्छवी गणराज्य को लेकर के पढ़ना है, और लिच्छवी गणराज्य या गणराज्यों के शासन पद्धति या जो गणसंघ किस प्रकार चलते थे उनको लेकर के भी आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ईगल आईएएस द स्टडी जोन में जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल में आपको झारखंड से जुड़ी हुई जो है क्लासेस दी जाती है। अभी फिलहाल जेपीएससी मेंस और जेपीएससी सीडीपी पर फोकस किया गया और उसके तहत जो है मॉडर्न हिस्ट्री और अब जो है प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस आपको दी जा रही है। बुद्ध काल के जो गणराज्य थे उनको लेकर के अध्ययन करें। कुल मिलाकर के 10 हमें क्या देखने को मिलते हैं, गणराज्य मिलते हैं जो नेपाल की तराई या हम कहेंगे हिमालय की तराई में स्थित थे, कुछ जो है मैदानी क्षेत्रों में भी थे। जैसे कपिल वस्तु के साके, ये नेपाल की तराई में स्थित है जिसका बुद्ध के साथ संबंध था, बुद्ध की माता के साथ संबंध था। सुमसुमार के भग्य चुनार या मिर्जापुर से जुड़ा हुआ था। अलकप की बुली ये बिहार के शाहबाद, आरा और मुजफ्फरपुर नगर से जुड़े हुए थे। रामगांव के कोलियो गोरखपुर जिला का जो रामगांव का क्षेत्र है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। केसपूत के कलाम कौशल के पश्चिम का क्षेत्र था और जहां से अलार कलाम का हमें संबंध प्राप्त होता है। ये अलार कलाम कौन है, तो जिनसे बुद्ध के द्वारा जो है याद रखिएगा, जिनसे बुद्ध ने जो है क्या प्राप्त किया था, तो बुद्ध गृह त्याग करने के बाद जो है बुद्ध ने उनके यहाँ से उपदेश ग्रहण किया था। ठीक है, तो आलार कलाम, केसपूत के आलार कलाम या केसपूत के कलाम जो कि कौशल के पश्चिम का क्षेत्र था। कुशीनारा के मल्ल उत्तरी प्रदेश का देवरिया जिला। पावा के मल्ल कुशीनगर का जो पंडरौन क्षेत्र है वो क्या है, पावा के मल्ल थे। पीपली वन के मौर्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से जो है मौर्य नाम, जब आप मौर्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज को लेकर के पढ़ेंगे तो माना जाता है कि वो पीपली वन के मौर्यों से थे। ये मौर्य क्षेत्र में चले गए थे और वहाँ मोरों की संख्या अधिक होने के कारण इस जो यहाँ जो लोग थे उनकी जो टाइटल हो गया वो क्या हो गया, मौर्य हो गए। इसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम जुड़ा और मोर को ही क्या माना गया था ना, इसे राष्ट्रीय पंछी, अपने राज्य का जो है राजकीय पंछी बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो पिपली वन के मौर्य गोरखपुर जिले से संबंधित है। इसके अलावा वैशाली के लिच्छवी काफ़ी महत्वपूर्ण गणराज्य माने जाते हैं। चेटक जो है यहाँ का राज्य था। चेटक के दो संबंध थे। चेटक की बहन त्रिशला का विवाह हुआ था। त्रिशला जो है वो क्या थी ना, महावीर के माता थी। और चेलना का विवाह किसके साथ हुआ था, बिंबिसार के साथ हुआ था। तो चेटक जो है वो दो महत्वपूर्ण, हम कहेंगे कि एक तो महावीर के साथ भी जुड़े हुए रहे और बिंबिसार के साथ भी जुड़े हुए रहे। ठीक है, चलिए तो चेटक का संबंध बिंबिसार के साथ तो काफी अच्छा रहा, लेकिन जब अजातशत्रु आए तो अजातशत्रु के साथ चेटक के मन क्या हो गया ना, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। और अंत में मिथिला के विदय दरभंगा का जो क्षेत्र है या राजा जनक का जो क्षेत्र है उसे मिथिलांचल जिसे हम कहते हैं वो क्या थे, मिथिला के विदय। तो इस प्रकार 10 क्या थे, गणराज्य उस समय थे। कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि जो महाजन पदों का उदय हुआ उनके पीछे की जो मूल भावना है वो क्या है, तो वो है लौह का विकास, है ना, लौह का उपयोग, अत्यधिक लौह का उपयोग, जिसके कारण सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ। और इस सरप्लस एग्रीकल्चर ने व्यापार में, बिजनेस में जो है वृद्धि किया। बिजनेस में वृद्धि होने के कारण जो है कॉन्सेप्ट ऑफ किंग उभर करके आया। राजा जो है, राजा का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर करके आया और उन्होंने महाजन पदों की सीमा को क्या क्या बांधना प्रारंभ किया, सेना का निर्माण किया और महाजन पद अब धीरे धीरे राज्य में बदलते चले गए। तो ये थे 16 महाजन पद जो बुद्ध काल के दौरान हमें देखने को मिले या 6वीं शताब्दी में हमें देखने को मिले। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूले।